हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। डिटेल में हम कर चुके थे। तब हमने कोई स्पेसिफिकली हमने ये नहीं बोला था कि हम कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं या एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, जिसमें हम वन बाय वन सारा कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से, फर्स्ट तो ये है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होता कैसे है। ऑब्वियसली कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा होगा, एसिटाइलकोलिन, है ना। तो एसिटाइलकोलिन आपका किस तरीके से फॉर्म होता है, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो उसके रिलीज को रोकते हैं, उसके अपटेक को रोकते हैं। तो ये आज हम थोड़ा सा ट्रांसमिशन पे फोकस करेंगे, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे रिसेप्टर्स पे। ठीक है, रिसेप्टर्स, उसके क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं एसिटाइलकोलिन की वजह से। और फाइनली हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जब हम किसी भी ड्रग को लेते हैं तो उसे लेने के पीछे हमारा एक मेन एम होता है। सपोज प्रॉब्लम अगर हमें किससे रिलेटेड है, अगर किसी इंडिविजुअल को पार्किंसन है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज सबको पता है, तो आप क्या एसिटाइलकोलिन के सारे इफेक्ट को खत्म कर देंगे? क्योंकि आप जानते हो ना, एसिटाइलकोलिन के कुछ इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक डाइजेशन के लिए सिक्रीशन का होना जरूरी है। तो ऐसा तो नहीं है अगर आप पार्किंसन को ठीक करने जा रहे हैं तो आप M3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से कोई सिक्रीशन ही ना हो, खाना डाइजेस्ट ही ना हो। तो आपका मेन एम क्या होगा? पहला एम ये होगा कि इस चीज का पता लगाना कि जो पार्किंसन डिजीज हो रही है वो किस रिसेप्टर्स की वजह से, यानी कि एसिटाइलकोलिन का कौन सा रिसेप्टर है जो पार्किंसन के सिम्टम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको पता लगा कि वो M1 रिसेप्टर है। तो स्पेसिफिकली आपकी जो ड्रग होगी वो कौन से रिसेप्टर पे काम करने वाली होनी चाहिए? M1 पे। क्लियरली समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के सारे इफेक्ट को ब्लॉक नहीं करवाएंगे, बिकॉज ये बहुत आपका क्या हो जाएगा कि आपने पूरी फिजियोलॉजी के साथ खेल दिया है ना, क्योंकि आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि किस रिसेप्टर पे काम करें ताकि आपका इफेक्ट रिड्यूस हो। तो ये हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो क्या है? आपका कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। तो स्पेसिफिकली कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में सबको पता होना चाहिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, एसिटाइलकोलिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सिंथेसिस, कि किस तरीके से एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में बनता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की फॉर्मेशन को नहीं जानते हैं तब तक हमें ये चीज का पता भी नहीं लग सकता कि सपोज अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। हो सकता है ना कि उसके सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता था वही आपका फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सिंथेसिस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बात करूंगी, इसको जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक न्यूरॉन से ही करेंगे, क्योंकि सिंथेसिस ऑब्वियसली न्यूरॉन के अंदर होती है, कहीं बाहर नहीं होती है। ये हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का आपका टर्मिनल है। ओके, सो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये न्यूरॉन का टर्मिनल है ये हमारा ऑब्वियसली क्या है? हमारा एक्सोनल टर्मिनल है। बार बार हम इस चीज को बोलते हैं और आपको दिमाग में रखना है ये बात। ठीक है, ये हमारा एक्सोनल। और ध्यान रखिएगा, जब जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने टाइम आप एक्सोनल टर्मिनल बनाएंगे, उसके अंदर की प्रोसेस को समझेंगे, वो आपके दिमाग में आ जाएगी चीज। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के इसे करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा एक्सोनल टर्मिनल है। अब हम ये देखेंगे कि इस टर्मिनल के अंदर हमें पता है कि वेसिकल होती है, वेसिकल के अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। और इस केस में क्योंकि हम कोलिनर्जिक की बात कर रहे हैं तो अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एसिटाइलकोलिन की। ठीक है, लेकिन वो जो आपके वेसिकल के अंदर, सपोज ये हमारी वेसिकल है, ओके, ये हमारी वेसिकल है बोल रहे हैं हम, 1 मिनट, एंड विद इन वेसिकल इस तरीके से हमारे पास क्या है? एसिटाइलकोलिन है। अब मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि ये एसिटाइलकोलिन आया कहाँ से, ठीक है, कैसे बना। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा एक्सोन का टर्मिनल है। थोड़ा सा मैं इसे ब्रॉड कर देती हूँ, ओके, सो दैट प्रोसेस को समझना आसान हो जाए। ओके, तो ये ऑब्वियसली आपको पता है न्यूरॉन क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या बनता है? एटीपी बनता है, सबको पता है। ठीक है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपका क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि जो हमारी ये सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या होता है? देखो, हमारे एसिटेट आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एसिटेट,
ये क्या करते हैं, आपके एटीपी के साथ कंबाइन होते हैं। एटीपी कहाँ से मिला, माइटोकॉन्ड्रिया से मिला। प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका, एसिटेट था, एटीपी था, और आएगा हमारा कोएंजाइम ए। कहाँ से मिलता है कोएंजाइम ए, आगे इन माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूरॉन के अंदर हो रही है। आप जानते हो एसिटेट आयन भी बहुत सिंपली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में आपको पता हो, ठीक है, जब आपकी ग्लाइकोलिसिस एंड होती है तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड, लास्ट में मिलता है एसिटेट आयन मिलते हैं। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास न्यूरॉन के अंदर एसिटेट आयन है, ये एटीपी और कोएंजाइम ए के साथ आपका क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एक काम करेंगे, क्योंकि ये इतने एरिया में कवर करना है, अभी से हटा देते हैं, बिकॉज ये तो बनने हमने दिखाना है ना किस तरीके से बनेगा। तो चलिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, एसिटेट एक्टिवेटिंग एंजाइम। क्योंकि अभी हमने क्या किया है, जो एसिटेट था उसको एक्टिवेट किया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एसिटेट एक्टिवेटिंग एंजाइम। ओके, एसिटेट हमारा एक्टिवेट हो गया, जैसे ही एसिटेट हमारा एटीपी और कोएंजाइम ए के साथ मिला, इसने एक्टिवेट होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब क्या होगा ये देखो आप, ठीक है, ये हमारा सेम यही टर्मिनल है। ओके, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे हमारा टर्मिनल पे हमारे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारा कौन अंदर जाता है, कोलिन। ठीक है, अब आप बताएंगे कि ये कोलिन कहाँ से आया। कोलिन ध्यान रखिएगा कि ये कोलिन मेजरली हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, लीवर का काम है इस कोलिन को बनाने का। साथ ही साथ हम डाइटरी सोर्स से भी कोलिन लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या देखो, ये ट्रांसपोर्टर्स थे, कोलिन ट्रांसपोर्टर्स, इन्हें क्या किया, कोलिन का अपटेक करवा दिया। कोलिन कहाँ पहुंच चुका है, अब जो बाहर था आपका, न्यूरॉन से बाहर था, न्यूरॉन के अंदर आ चुका है, एक्सोनल टर्मिनल में आ चुका है। अब ये क्या करेगा आपका, ये जो कोलिन है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बना देगा, कोलिन मिला, और इसने क्या बना दिया, एसिटाइल कोलिन बन गया हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे बना एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, कोलिन उसके साथ कंबाइन किया और क्या बना दिया, एसिटाइल कोलिन। और इस यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, कोलिन सिंथेटेज। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, आपका एसिटाइल कोलिन बनाया है। सो एंजाइम नेम क्या है आपका, कोलिन सिंथेटेज। तो ये बना हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कैसे बना है, होप क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारा प्रोसेस न्यूरॉन के अंदर ही हो रहा है, एक्सोनल टर्मिनल पे ही हो रहा है। बस बाहर से कौन गया, कोलिन गया। न्यूरॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, तो एटीपी, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटेट सारा वहीं पे अवेलेबल है। तो सबने कंबाइन होकर सबसे पहले एसिटेट का एक्टिवेशन किया, क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। कोलिन जो बाहर से गया था वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन सिंथेटेज एंजाइम क्या बना दिया, एसिटाइल कोलिन बना दिया। समझ में आ गया। अब क्या हुआ देखो, जिस एसिटाइल कोलिन की हम बात कर रहे थे, ये एसिटाइल कोलिन बन चुका है। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेड कलर से। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोलिन बना है ऑब्वियसली ये ऐसे ही तो नहीं रहेगा अंदर, इसे वेसिकल के अंदर पैक भी तो होना है या नहीं होना है। तो यहीं पे हम वापस से इसे थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, सो दैट पूरी रिएक्शन इसी में हमारी कवर हो जाए पूरा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये जो एसिटाइल कोलिन है, इस तरीके से हमारी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे हमारे वेसिकल प्रेजेंट थी। तो क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन इन वेसिकल की मेम्ब्रेन में भी एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, आपका एसिटाइल कोलिन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आसानी से इस ट्रांसपोर्टर को यूज करके ये क्या आ जाएंगे, एसिटाइल कोलिन कहाँ आ जाएगा, वेसिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन कहाँ पहुंच गया, आपका वेसिकल के अंदर पैक हो गया। ओके, ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई कंप्लीट। यही तो हम चाह रहे थे, यही मैंने बोला था आपसे कि भाई
एक्सोन के अंदर वो वेसिकल कहाँ से आई, तो बहुत सिंपल है कि कैसे आई, वेसिकल्स पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है, और हुआ क्या, वेसिकल एम्प्टी थी, ठीक है, हुआ क्या, जब एसिटाइलकोलिन फॉर्म हुआ उसके बाद वेसिकल के सरफेस में हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू एसिटाइलकोलिन क्या करता है, वेसिकल के अंदर चला जाता है। अब क्या होगा, जब भी जरूरत होगी तो ये एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर से रिलीज होगा। कैसे होगा, मैंने प्रीवियस न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में क्या बताया था कि ये वेसिकल जो है ये एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी इस तरीके से। देखो मैंने फ्यूज होती हुई एक वेसिकल आपको दिखा दी है, ताकि आप पहला अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद मैंने क्या बोला था, एक्सोसाइटोसिस होगी। एक्सोसाइटोसिस होते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाएगा, आपका साइनेप्स पे आ जाएगा। इस न्यूरॉन से, इस न्यूरो टर्मिनल से बाहर निकल गया, और बाहर निकलते ही अपना इफेक्ट दिखाएगा, रिसेप्टर को ढूंढेगा, जहां रिसेप्टर मिलेंगे वहां जाके बाइंड होगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है। कि किस तरीके से एसिटाइलकोलिन बनता है, किस तरीके से उसका फर्स्ट उसका ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द वेसिकल, और कैसे वेसिकल से जरूरत पड़ने पे, जब भी आपकी बॉडी को जरूरत होती है, कैसे आपकी ये वेसिकल पहले मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है। कैसे फ्यूज होती है बताया था, मैंने बोला था कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, सिनेप्टोटैगमीन है, सिनेप्टोब्रेविन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सिंटैक्सिन है, ये प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन का काम क्या होता है, वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देना। तो पहले क्या हुआ, वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई, फ्यूज होने के बाद आपको पता है कि आयनिक मूवमेंट होता है, कैल्शियम अंदर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम की वजह से एक्सोसाइटोसिस होगी, ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज होगा और कहाँ आ जाएगा, सिनेप्स में, इसको अपने रिसेप्टर जहां मिलेंगे वहां बाइंड होगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें ये तो हमारा ट्रांसमिशन था, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं फार्मेसी रिलेटेड, ओके। सो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। तो ध्यान रखिएगा, कुछ हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, उनके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो एक हमारा क्या होता है, एक हमारे पास केमिकल, एक टॉक्सिन ऐसा है जो इस स्टेप को ब्लॉक करता है, यानी कि कोलिन का अपटेक ही नहीं होने देगा। इस ट्रांसपोर्ट, आप खुद सोचो अगर ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, कोलिन कभी भी आपका अंदर जा पाएगा, और अगर कोलिन अंदर जा ही नहीं पाएगा तो एसिटाइलकोलिन बनेगा ही नहीं। तो कौन सा ऐसा केमिकल है जो ये काम करता है, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है, कोलिन ट्रांसपोर्टर को, तो नाम याद रखिएगा, हेमिकोलिनियम। ओके, हेमिकोलिनियम का मैकेनिज्म अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसे एक्ट करता है, ऑब्वियसली एसिटाइलकोलिन को बनने नहीं देता है, लेकिन कैसे नहीं बनने देता है, क्योंकि ये कोलिन के ट्रांसपोर्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो कोलिन इस ट्रांसपोर्टर को यूज कर ही नहीं पाएगा, सेल के अंदर जाएगा ही नहीं और एसिटाइलकोलिन बनाएगा ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है जो कि हेमिकोलिनियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे, चलो ये ट्रांसपोर्टर हमने देख लिया। अब आपने क्या देखा था कि एसिटाइलकोलिन बनने के बाद वेसिकल के अंदर जाने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टर को यूज करते हैं, देखा था। ये जो ट्रांसपोर्टर थे इनके थ्रू ही तो ये अंदर जा रहे थे। तो इन ट्रांसपोर्टर को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जो बना है वो वेसिकल के अंदर पैक ही नहीं होगा, और वेसिकल के अंदर पैक नहीं होगा तो बाहर बहुत सारे एंजाइम वेट कर रहे हैं इसे खत्म करने के लिए, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। वेसिकल में पैकेजिंग उसे सेफ करता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, देखो एसिटाइलकोलिन अगर हम इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दें, ठीक है, जो हमारा एसिटाइलकोलिन का अपटेक कर रहा है, तो एसिटाइलकोलिन अपटेक जो कर रहा है ट्रांसपोर्टर, इसको कौन सी ऐसी मेडिसिन, कौन सी ऐसा आपका केमिकल है या टॉक्सिन है जो ये काम करता है, तो नाम याद रखिएगा, वेसामिकॉल। ओके, वेसामिकॉल आपका वो टॉक्सिन है जो इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है। तो डिफरेंस याद रखिएगा, हेमिकोलिनियम कोलिन ट्रांसपोर्टर को कर रहा है, जबकि जो वेसामिकॉल है वो ये जो अपटेक हो रहा है आपका, वेसिकुलर जो अपटेक है, वेसिकुलर जो ट्रांसपोर्टर है, इसको क्या बोलोगे आप, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर, क्योंकि वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करा रहा है, इसे ब्लॉक करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ये आपका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन होने के बाद जब वेसिकल है आपकी, ये मेम्ब्रेन से फ्यूज हो रही है और जो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, तभी तो जाके इफेक्ट आएगा। जब ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी इफेक्ट आएगा। तो एक हमारे पास ऐसा टॉक्सिन प्रेजेंट है जो
इस रिलीज को ब्लॉक करता है, ये फ्यूजन नहीं होने देगा, ये रिलीज ही नहीं होने देगा, जो एक्सोसाइटोसिस है ना वो होने ही नहीं देगा। कौन सा है? बोटुलिनियम टॉक्सिन। समझ में आ गया? तो ये आपके क्या है, कुछ टारगेट है कुछ टॉक्सिन्स के, और यही कारण है कि कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल चला जाता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो हमारा जैसे ब्यूफोटॉक्सिन है आपका, ठीक है, फिश से ये जनरली क्रिएट होता है। तो ये टॉक्सिन्स जनरली क्या करते हैं आपके, ये यही करते हैं, एसिटाइलकोलिन बंद तो गया लेकिन इसे रिलीज ही नहीं होने देंगे, ठीक है। और आप जानते हो एसिटाइलकोलिन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे जो भी इफेक्ट है वो आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। ऑल्दो सारा कुछ हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कवर कर चुके हैं। मैंने पहले भी आपसे बोला है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं लेक्चर तो उन्हें डिटेल में देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे मैं वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन अब नहीं दूंगी, क्योंकि एनाटॉमी पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम केवल फार्माकोलॉजी में फोकस करने वाले हैं। ओके, सो ये हमारे क्या है, कुछ केमिकल हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि टारगेट करते हैं एसिटाइलकोलिन के फॉर्मेशन को, उसके रिलीज को, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो सिंथेसिस ही नहीं होने देगी। हेमिकोलिनियम ने क्या किया, आपका एसिटाइलकोलिन बनने ही नहीं दिया, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो उसके जो स्टोरेज को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि बेसामिकॉल क्या कर रही है, उसे स्टोर नहीं होने दे रही है। और कुछ केमिकल ऐसे भी हैं जो उसके रिलीज को अफेक्ट कर रहे हैं, लाइक बोटुलिनियम टॉक्सिन उसको रिलीज नहीं होने दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज, तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। कौन सा केमिकल ऐसा था जिसने सिंथेसिस को रोका, किसने स्टोरेज को रोका, किसने रिलीज को रोका। ओके, सो ये था आपका अबाउट द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का कंटिन्यूएशन लेके देखेंगे कि आपका जो ये एसिटाइलकोलिन बना है, मैंने आपसे बोला कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, अभी अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो हमेशा हमें पता है ना, एसिटाइलकोलिन के 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक, और उसके भी सब टाइप होते हैं। तो हम उन सारे रिसेप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पर्टिकुलर किस रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग काम करती है, और काम करती है मतलब एगोनिस्टिक हो चाहे एंटागोनिस्टिक हो, ठीक है। तो लाइकवाइज हम पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या आप मुझसे कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़वाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करें, और हाँ, कंटिन्यूएशन में ही अब लेक्चर लिए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।